हाय एवरीबॉडी, आज का टॉपिक रिलेटेड सब्सटेंसेस कैलकुलेशंस इन फार्मा इंडस्ट्रीज। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या लर्न करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लर्न करेंगे वो कौन कौन से मेथड्स हैं जो रिलेटेड सब्सटेंसेस की क्वांटिटेटिव डिटरमिनेशन में अप्लाई किए जाते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। इसमें 4 तरीके के मेथड है। पहला मेथड एरिया नॉर्मलाइजेशन मेथड, दूसरा मेथड इंप्योरिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कंपैरिजन, तीसरा मेथड एपीआई स्टैंडर्ड से कंपैरिजन और चौथा मेथड डाइल्यूटेड टेस्ट से कंपैरिजन। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि करेक्शन फैक्टर या रिलेटिव रिस्पांस फैक्टर कहां पे यूज होता है और कैलकुलेशन में हम इसे कैसे यूज करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं रिलेटेड सब्सटेंसेस कैलकुलेशंस इन फार्मा इंडस्ट्रीज। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि रिलेटेड सब्सटेंसेस के इवैल्यूएशन में जनरल कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, यानी कि जो क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस हम करते हैं उसमें कौन कौन से इंजेक्शन इंजेक्ट किए जाते हैं रिलेटेड सब्सटेंसेस के क्वांटिटेटिव डिटरमिनेशंस के लिए। तो जनरली ब्लैंक इंजेक्ट किया जाता है। ब्लैंक यानी कि डाइल्यूएंट यानी कि जिसमें टेस्ट सॉल्यूशन बना है वो इंजेक्ट करते हैं। और डाइल्यूएंट इंजेक्ट करने का लॉजिक क्या है? लॉजिक है जब हम टेस्ट सॉल्यूशन में इंप्योरिटी पीक्स का इवैल्यूएशन करेंगे तो उसमें डाइल्यूएंट्स की पीक को हटा देंगे, क्योंकि जब हम टेस्ट सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें कॉन्सेंट्रेटेड सैंपल होता है और उसके साथ डाइल्यूएंट होता है। तो हमें डाइल्यूएंट का इंजेक्शन टेस्ट सॉल्यूशन में इंप्योरिटी पीक रिस्पांसेस को सेपरेट आउट करने के लिए इंजेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले हमने लगाया ब्लैंक यानी कि डाइल्यूएंट, दूसरा हमने लगाया प्लेसिबो सॉल्यूशंस। अगर हम एपीआई यूज कर रहे हैं तो यहाँ प्लेसिबो की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम फॉर्मुलेशन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लेसिबो सॉल्यूशन लगेगा। प्लेसिबो यानी कि डमी यानी कि वो पूरा का पूरा मैट्रिक्स जिस एपीआई का हम आरएस लगा रहे हैं वो एपीआई नहीं होगा, बाकी सारे के सारे सब्सटेंसेस उस सॉल्यूशन में होंगे। और इन सारे सब्सटेंसेस यानी कि प्लेसिबो की पीक्स जहां जहां होंगी उसे हम टेस्ट सॉल्यूशन की पीक्स में से नलीफाई कर देंगे। मतलब हमने अभी तक ब्लैंक की पीक्स को रिमूव कर दिया, प्लेसिबो की पीक को रिमूव किया जब हम टेस्ट सॉल्यूशंस की पीक का इवैल्यूएशन करेंगे। तो हमने ब्लैंक इंजेक्ट किया, प्लेसिबो इंजेक्ट किया। तीसरा चीज है सिस्टम सुटेबिलिटी सॉल्यूशन। सिस्टम सुटेबिलिटी सॉल्यूशन हमारे सिस्टम की एडिक्वेसी, जो भी क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम हम यूज कर रहे हैं वो सिस्टम एनालिसिस के लिए एडिक्वेट है या नहीं है, ये हम सिस्टम सुटेबिलिटी सॉल्यूशन इंजेक्ट करके इंश्योर करते हैं। सिस्टम सुटेबिलिटी सॉल्यूशंस में हम सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर्स लाइक रिजोल्यूशन, थ्योरेटिकल प्लेट्स, टेलिंग एटसेट्रा देखते हैं। अब अगर मान लीजिए रिजोल्यूशन प्रॉपर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब जब हम टेस्ट सॉल्यूशन यानी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन इंजेक्ट करने वाले हैं आगे, तो वहां पर हमारी एक पीक का दूसरी पीक में मर्जिंग हो सकता है, सेपरेशन नहीं होगा। अगर कॉलम की एफिशिएंसी प्रॉपर नहीं है तो भी हमें कुछ पीक्स डिटेक्ट हो सकती हैं, कुछ पीक नहीं डिटेक्ट हो सकती हैं, क्योंकि इंप्योरिटी पीक का रिस्पांस बहुत ही कम होता है। इसलिए हम थ्योरेटिकल प्लेट्स भी देखते हैं। ये एज पर मेथड होगा, जैसा मेथड दिया होगा उसके हिसाब से सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर होता है। कुछ सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर में हम टेलिंग फैक्टर्स भी देखते हैं। तो अभी तक हमने इंजेक्ट किया ब्लैंक, प्लेसिबो सॉल्यूशन और सिस्टम सुटेबिलिटी सॉल्यूशन। अब अगला इंजेक्शन हम लेंगे रेफरेंस सॉल्यूशन। रेफरेंस यानी कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड क्या हो सकता है? अगर हम एरिया नॉर्मलाइजेशन यूज कर रहे हैं तो हमें स्टैंडर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। जो हमने टेस्ट सॉल्यूशन लगाया उसी से हम इवैल्यूएट करेंगे। कैसे करेंगे इसी वीडियो में हम आगे बताने वाले हैं। तो दूसरा रेफरेंस सॉल्यूशन अगर हमने यूज किया तो रेफरेंस सॉल्यूशन में हम 3 टाइप के स्टैंडर्ड यूज करते हैं। इंप्योरिटी स्टैंडर्ड, जिस इंप्योरिटी का इवैल्यूएशन करना है टेस्ट सॉल्यूशन में उसी इंप्योरिटी का स्टैंडर्ड हम इंजेक्ट करते हैं एज ए रेफरेंस सॉल्यूशन। दूसरा, जब हमें मेथड में दिया होता है तो हम एपीआई स्टैंडर्ड भी यूज करते हैं। और तीसरा डाइल्यूटेड टेस्ट, जो हमने कॉन्सेंट्रेटेड टेस्ट सॉल्यूशन बनाया हुआ है उसी का हम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन यूज करते हैं एज ए रेफरेंस यानी कि एज ए स्टैंडर्ड। तो हमने स्टैंडर्ड 3 तरीके का यूज किया, इंप्योरिटी स्टैंडर्ड, एपीआई स्टैंडर्ड या फिर डाइल्यूटेड टेस्ट। ये तो हो गया रेफरेंस सॉल्यूशन। तो अभी तक हमने इंजेक्ट किया ब्लैंक, प्लेसिबो, सिस्टम सुटेबिलिटी
एंड रेफरेंस सॉल्यूशन। अब हम इंजेक्ट करने वाले हैं टेस्ट सॉल्यूशन, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सैंपल। अब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्यों इंजेक्ट करते हैं? अगर हमने डाइल्यूटेड सॉल्यूशन को ही एज ए टेस्ट सॉल्यूशन इंजेक्ट कर दिया तो हमें हो सकता है पिक का रिस्पांस ही ना मिले। जब हम क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम में उसकी एनालिसिस करेंगे तो उसमें हमें पिक का रिस्पांस ना मिले, इसलिए हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन यूज करते हैं। उस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में पिक का अगर माइनर से माइनर रिस्पांस होगा तो वो माइनर रिस्पांस भी हमें दिखेगा। अब तो हमें इंप्योरिटीज का इवेल्युएशन करने में आसानी रहेगी, इसलिए हम कॉन्सेंट्रेटेड टेस्ट सॉल्यूशन इंजेक्ट करते हैं। ये हमने टेस्ट सॉल्यूशन इंजेक्ट किया, तो अभी तक हमने इंजेक्ट किया ब्लैंक, प्लेसिबो, सिस्टम सुटेबिलिटी, रेफरेंस सॉल्यूशन, टेस्ट सॉल्यूशन। अब रेफरेंस सॉल्यूशन अगर हमने इंजेक्ट किया, इंप्योरिटी स्टैंडर्ड इंजेक्ट किया या एपीआई स्टैंडर्ड यूज किया या डाइल्यूटेड टेस्ट यूज किया, अगर हमने इसे रेप्लिकेट इंजेक्शन इंजेक्ट किया है, मतलब 5 इंजेक्शन या 6 इंजेक्शन जो आपका प्रोसीजर बोलता है, अगर हमने रेप्लिकेट इंजेक्शन इंजेक्ट किया है तो हम इसका ब्रैकेट भी लगाएंगे और इसके बाद हम सिस्टम सुटेबिलिटी सॉल्यूशन का भी ब्रैकेट लगाएंगे, ये देखने के लिए कि अगर टेस्ट सॉल्यूशन से पहले जो हमने सिस्टम सुटेबिलिटी सॉल्यूशन लगाया है उसमें सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर अचीव हो रहे हैं तो फिर हमें बाद में भी अचीव होने चाहिए। ऐसा तो नहीं कि बाद में सिस्टम सुटेबिलिटी पैरामीटर अचीव नहीं हो रहे हैं तो फिर हम ये कहेंगे कि ये एनालिसिस हमारी इनअप्रोप्रिएट है, प्रॉपर नहीं है, इसमें कुछ इंप्योरिटीज हाइड हो सकती हैं क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम की वजह से, यानी कि सिस्टम क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम एडिक्वेट नहीं है फॉर एनालिसिस। अगर हम एक जनरल सीक्वेंस की बात करें तो हम जनरली आरएस में ब्लैंक लगाते हैं, प्लेसिबो लगाते हैं इन केस ऑफ फॉर्मुलेशन। अगर एपीआई है तो प्लेसिबो लगाने की जरूरत नहीं है। ब्लैंक, प्लेसिबो, सिस्टम सुटेबिलिटी सॉल्यूशन, रेफरेंस सॉल्यूशन, टेस्ट सॉल्यूशन, ब्रैकेटिंग रेफरेंस सॉल्यूशन एंड ब्रैकेटिंग सिस्टम सुटेबिलिटी सॉल्यूशन। आइए देखते हैं अब हम 4 तरीके के जो मेथड यूज करने वाले हैं वो कैसे करने वाले हैं। सारा गेम जो है वो रेफरेंस सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है, यानी कि कौन सा मेथड यूज होना है वो रेफरेंस सॉल्यूशन पे यूज होता है। अगर हम रेफरेंस सॉल्यूशन नहीं यूज करते तो हम परसेंटेज एरिया नॉर्मलाइजेशन मेथड यूज करेंगे। अगर हमने रेफरेंस सॉल्यूशन इंप्योरिटी स्टैंडर्ड यूज किया है तो टेस्ट सॉल्यूशन में जो पीक रिस्पॉन्सेज आए हैं उसको हम इंप्योरिटी स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे। अगर हमने रेफरेंस सॉल्यूशन एपीआई स्टैंडर्ड यूज किया है तो हम टेस्ट सॉल्यूशन में जो पीक रिस्पॉन्सेज आए हैं उनका इवैल्यूएशन एपीआई स्टैंडर्ड से करेंगे। तीसरा मेथड रेफरेंस सॉल्यूशन में जो हम यूज करते हैं, जो कॉन्सेंट्रेटेड टेस्ट सॉल्यूशन हमने सैंपल सॉल्यूशन बनाया हुआ है उसी को हम डाइल्यूटेड फॉर्म में एज ए रेफरेंस सॉल्यूशन यानी कि एज ए स्टैंडर्ड यूज करते हैं और इससे कंपैरिजन करते हैं। तो हमने देखा सारा गेम रेफरेंस सॉल्यूशन पे टिका है। कोई भी मेथड हम जो यूज करने वाले हैं वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं या कौन सा इवैल्यूएशन मेथड यूज कर रहे हैं। तो हमने पहला मेथड बताया एरिया नॉर्मलाइजेशन मेथड, दूसरा मेथड बाय यूजिंग इंप्योरिटी स्टैंडर्ड, तीसरा मेथड बाय यूजिंग एपीआई स्टैंडर्ड और चौथा मेथड बाय यूजिंग डाइल्यूटेड टेस्ट एज ए रेफरेंस और स्टैंडर्ड। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखने वाली है, अगर हमने कोई रेफरेंस सॉल्यूशन नहीं लगाया है यानी कि परसेंटेज एरिया नॉर्मलाइजेशन मेथड अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमें करेक्शन फैक्टर या रिलेटिव रिस्पांस फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हमने नॉन इंप्योरिटीज का इवैल्यूएशन उसी इंप्योरिटी स्टैंडर्ड से किया तो भी हमें करेक्शन फैक्टर या रिलेटिव रिस्पांस फैक्टर नहीं लगाना है, क्योंकि जो कॉन्सेंट्रेशन इंप्योरिटी पीक का है उसके प्रोपोर्शनेट ही एरिया रिस्पांस मिलेगा। इसलिए जब हम इंप्योरिटी स्टैंडर्ड को यूज करते हैं टेस्ट सॉल्यूशंस के पीक रिस्पांसेस के इवैल्यूएशन के लिए तो हमें करेक्शन फैक्टर या रिलेटिव रिस्पांस फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां हमारा एपीआई स्टैंडर्ड होता है, मान लीजिए हमने एपीआई का स्टैंडर्ड 10 ppm का बनाया, तो क्या इंप्योरिटी स्टैंडर्ड का 10 ppm का रिस्पांस भी सिमिलर रहेगा? क्योंकि हम कंपैरिजन तो उसी से कर रहे हैं, हम एपीआई स्टैंडर्ड की पोटेंसी लगा रहे हैं, तो हम यहाँ पे इंप्योरिटी पीक के रिस्पांस को एपीआई स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहे हैं, जो कि एक्चुअल में उस रिस्पांस के इक्विवेलेंट नहीं है। तो ये इंप्योरिटी पीक के रिस्पांस को एपीआई के रिस्पांस के इक्विवेलेंट करने के लिए हमें एक फैक्टर की जरूरत होती है। ये फैक्टर होता है करेक्शन फैक्टर। अगर हम करेक्शन फैक्टर लगाएंगे तो ये जाएगा न्यूमरेटर में, अगर हमने रिलेटिव रिस्पांस फैक्टर लगाया तो ये जाएगा डिनोमिनेटर में कैलकुलेशन में, क्योंकि आगे हम वीडियो में देखने वाले हैं। तो हमें यह ध्यान रखना है कि अगर हमारा स्टैंडर्ड सिमिलर है तो करेक्शन फैक्टर या रिलेटिव रिस्पांस फैक्टर की जरूरत नहीं है। अगर हमारा स्टैंडर्ड जो कि कंपैरिजन में यूज हो रहा है वो डिफरेंट है तो हमें करेक्शन फैक्टर या रिलेटिव रिस्पांस फैक्टर की जरूरत पड़ेगी।
चौथा मेथड, टेस्ट सॉल्यूशन में जो इम्प्योरिटी पीक्स आई हैं उसका कंपैरिजन डाइल्यूटेड टेस्ट से, जो सैंपल सॉल्यूशन हमने बनाया था उसका डाइल्यूटेड टेस्ट एज ए रेफरेंस या स्टैंडर्ड लेंगे तो उससे हम इवैल्यूएट करते हैं। अब हमने जो 4 मेथड यहाँ पर डिस्कस किए हैं उसमें किसी भी मेथड को आप यूज करेंगे, आपको टेस्ट सॉल्यूशन की पीक्स में से ब्लैंक की पीक को एक्सक्लूड करना है, प्लेसिबो की पीक को एक्सक्लूड करना है, और अगर कोई डिसरिगार्डेड एरिया का इंस्ट्रक्शन है कि ऐसी पीक्स जिनका एरिया रिस्पांस इस डिसरिगार्डेड एरिया से बिलो है, इस डिसरिगार्डेड एरिया से कम है, उनको आप कंसीडर नहीं करेंगे। तो हमने देखा टेस्ट सॉल्यूशन में से हमें ब्लैंक, प्लेसिबो और डिसरिगार्डेड पीक्स को एक्सक्लूड करना है। अब हम देखते हैं एरिया नॉर्मलाइजेशन मेथड की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। जब हम एरिया नॉर्मलाइजेशन मेथड यूज करेंगे तो हम इंजेक्ट करेंगे ब्लैंक, प्लेसिबो, सिस्टम सुटेबिलिटी और टेस्ट सॉल्यूशन। ये 4 इंजेक्शन हम इंजेक्ट करते हैं और हम कैलकुलेशन में लेते हैं एनी सेकेंडरी पीक या सिंगल हाईएस्ट इंप्योरिटी या एनी इंडिविजुअल इंप्योरिटी, जिस इंप्योरिटी पीक का रिस्पांस सबसे ज्यादा होता है उसका रिस्पांस डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, यानी कि इंप्योरिटी पीक्स प्लस प्रिंसिपल पीक, जो मेन पीक है उसको ऐड करेंगे और इसमें एक्सक्लूड क्या क्या करेंगे, ब्लैंक की पीक को एक्सक्लूड करेंगे, प्लेसिबो की पीक को एक्सक्लूड करेंगे और डिसरिगार्डेड पीक्स को एक्सक्लूड करेंगे। तो इसको एक्सक्लूड करने के बाद जो एरिया बचते हैं, जो पीक रिस्पॉन्सेस बचते हैं, उनको सबको ऐड करने के बाद जो एरिया आएगा उसे हम बोलेंगे टोटल एरिया। तो हमने देखा एनी इंडिविजुअल इंप्योरिटी यानी एनी सेकेंडरी पीक या सिंगल हाईएस्ट इंप्योरिटी डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इनटू 100। ये तो हो गया एनी इंडिविजुअल इंप्योरिटी का कैलकुलेशन। अब इसी तरीके से सम ऑफ ऑल पीक्स अदर देन प्रिंसिपल पीक डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इनटू 100, ये हो गया सम ऑफ ऑल इंप्योरिटीज यानी कि टोटल इंप्योरिटी का कैलकुलेशन फॉर्मूला। तो हमने देखा परसेंटेज एरिया नॉर्मलाइजेशन मेथड में हमने एनी सेकेंडरी पीक या सिंगल हाईएस्ट इंप्योरिटी या एनी इंडिविजुअल इंप्योरिटी निकाली और टोटल इंप्योरिटी का कैलकुलेशन हमने देखा। जब हम एरिया नॉर्मलाइजेशन मेथड यूज करेंगे तो हम इंजेक्ट करेंगे ब्लैंक, प्लेसिबो, सिस्टम सुटेबिलिटी और टेस्ट सॉल्यूशन। ये 4 इंजेक्शन हम इंजेक्ट करते हैं और हम कैलकुलेशन में लेते हैं एनी सेकेंडरी पीक या सिंगल हाईएस्ट इंप्योरिटी या एनी इंडिविजुअल इंप्योरिटी, जिस इंप्योरिटी पीक का रिस्पांस सबसे ज्यादा होता है उसका रिस्पांस डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, यानी कि इंप्योरिटी पीक्स प्लस प्रिंसिपल पीक, जो मेन पीक है उसको ऐड करेंगे और इसमें एक्सक्लूड क्या क्या करेंगे, ब्लैंक की पीक को एक्सक्लूड करेंगे, प्लेसिबो की पीक को एक्सक्लूड करेंगे और डिसरिगार्डेड पीक्स को एक्सक्लूड करेंगे। तो इसको एक्सक्लूड करने के बाद जो एरिया बचते हैं, जो पीक रिस्पॉन्सेस बचते हैं, उनको सबको ऐड करने के बाद जो एरिया आएगा उसे हम बोलेंगे टोटल एरिया। तो हमने देखा एनी इंडिविजुअल इंप्योरिटी यानी एनी सेकेंडरी पीक या सिंगल हाईएस्ट इंप्योरिटी डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इनटू 100, ये तो हो गया एनी इंडिविजुअल इंप्योरिटी का कैलकुलेशन। अब इसी तरीके से सम ऑफ ऑल पीक्स अदर देन प्रिंसिपल पीक डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इनटू 100, ये हो गया सम ऑफ ऑल इंप्योरिटीज यानी कि टोटल इंप्योरिटी का कैलकुलेशन फॉर्मूला। तो हमने देखा परसेंटेज एरिया नॉर्मलाइजेशन मेथड में हमने एनी सेकेंडरी पीक या सिंगल हाईएस्ट इंप्योरिटी यानी इंडिविजुअल इंप्योरिटी निकाली और टोटल इंप्योरिटी का कैलकुलेशन। अब बात करते हैं इंप्योरिटी इवैल्यूएशन इन टेस्ट सॉल्यूशन बाय यूजिंग इंप्योरिटी स्टैंडर्ड की। तो हम यहाँ पे क्या क्या इंजेक्ट करेंगे, ब्लैंक इंजेक्ट करेंगे, प्लेसिबो इंजेक्ट करेंगे। अगर फॉर्मुलेशन की बात कर रहे हैं, एपीआई है तो प्लेसिबो यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ब्लैंक, प्लेसिबो, सिस्टम सुटेबिलिटी, रेफरेंस सॉल्यूशन जो कि यहाँ पे हमारा इंप्योरिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा। ये सिंगल भी इंजेक्ट हो सकता है, रेप्लिकेट भी हो सकता है एज पर गिवन प्रोसीजर। इसके बाद हम टेस्ट सॉल्यूशन इंजेक्ट करेंगे जो कि कॉन्सेंट्रेटेड सैंपल होगा। अगर हमने रेप्लिकेट इंजेक्ट किया है ऊपर रेफरेंस सॉल्यूशन, तो हम रेफरेंस सॉल्यूशन का ब्रैकेटिंग यानी कि इंप्योरिटी स्टैंडर्ड का ब्रैकेटिंग इंजेक्ट करेंगे और सिस्टम सुटेबिलिटी अगर हमने ऊपर इंजेक्ट किया हुआ है तो सिस्टम सुटेबिलिटी का ब्रैकेटिंग इंजेक्शन लगाएंगे। आइए देखते हैं इंप्योरिटी स्टैंडर्ड यूज करने के बाद कैलकुलेशन क्या रहेगी। इंप्योरिटी पीक का रिस्पॉन्स in test solution divided by impurity standard into impurity standard dilution divided by test dilution into potency divided by 100 into 100। अगर API है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हम फॉर्मुलेशन में रिलेटेड सब्सटेंसेस का इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो ऊपर हमने प्लेसिबो इंजेक्ट किया होगा। इस केस में कैलकुलेशन फॉर्मूला हो जाएगा impurity response in test solution divided by impurity response in standard solution into impurity standard dilution
divided by test solution into potency of impurity standard divided by 100 into average weight of the formulation divided by label claim into 100। तो इस फॉर्मूले से हम नॉन इम्प्योरिटी का रिस्पांस पता करेंगे। अगर हमें टोटल इम्प्योरिटीज पता करनी है तो हम टोटल इम्प्योरिटीज का रिस्पांस पता करेंगे। यहाँ पे आपको यह ध्यान रखना है, अगर हमने कंपैरिजन सिमिलर स्टैंडर्ड से हम कर रहे हैं, यानी कि इम्प्योरिटी स्टैंडर्ड नोन है और उसी इम्प्योरिटी का हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो RRF या CF लगाने की जरूरत नहीं है, रिलेटिव रिस्पांस फैक्टर या करेक्शन फैक्टर लगाने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं हम API स्टैंडर्ड यूज करके इम्प्योरिटी पीक का रिस्पांस इन टेस्ट सॉल्यूशन इवैल्यूएट करने के लिए हम जो मेथड यूज करेंगे उसमें क्रोमेटोग्राफिक सीक्वेंस क्या रहेगा। तो यहाँ हम इंजेक्ट करेंगे ब्लैंक, फिर प्लेसिबो, अगर फॉर्मुलेशन है तो हम प्लेसिबो इंजेक्ट करेंगे। ब्लैंक हो गया, प्लेसिबो हो गया, सिस्टम सुटेबिलिटी सॉल्यूशन हो गया, रेफरेंस सॉल्यूशन हो गया, टेस्ट सॉल्यूशन हो गया और ब्रैकेटिंग रेफरेंस सॉल्यूशन हो गया, ब्रैकेटिंग सिस्टम सुटेबिलिटी सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पर रेफरेंस सॉल्यूशन का ब्रैकेटिंग सॉल्यूशन हम तभी इंजेक्ट करते हैं जब हमने ऊपर रेप्लिकेट में रेफरेंस सॉल्यूशन इंजेक्ट किया है। तो आइए देखते हैं कि API स्टैंडर्ड यूज करने के बाद कैलकुलेशन फॉर्मूला क्या होगा। Impurity response in test solution divided by API standard response into standard dilution divided by test dilution into potency of API standard divided by 100 into 100। अगर हमने API यूज किया है तो हम फॉर्मूला ये लगाएंगे, लेकिन अब यहाँ पर हम देख रहे हैं impurity response का कंपैरिजन हम API स्टैंडर्ड से कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं 0.2 ppm का रिस्पॉन्स जो API का आया है उतना ही इम्प्योरिटी का रिस्पांस 0.2 ppm का सिमिलर आएगा, तो ये जरूरी नहीं है। हम यहाँ पर कंपैरिजन इम्प्योरिटी का, यानी कि अगर मैं पैरासीटामोल टैबलेट की बात करूं तो पैरासीटामोल टैबलेट में हम पैरासीटामोल API से कंपेयर कर रहे हैं पैरासीटामोल की इम्प्योरिटी को, यानी कि दोनों के रिस्पांस में फर्क रहेगा। इस रिस्पांस को कंपनसेट करने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे करेक्शन फैक्टर या फिर रिलेटिव रिस्पांस फैक्टर। करेक्शन फैक्टर रिलेटिव रिस्पांस फैक्टर का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि करेक्शन फैक्टर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रिलेटिव रिस्पांस फैक्टर। अब करेक्शन फैक्टर अगर हम यूज करने वाले हैं कैलकुलेशन में तो हम न्यूमरेटर में यूज करेंगे, और अगर हम रिलेटिव रिस्पांस फैक्टर यूज करने वाले हैं तो हम रिलेटिव रिस्पांस फैक्टर डिनोमिनेटर में यूज करेंगे। के लिए अगर हमने फॉर्मुलेशन यूज किया है तो कैलकुलेशन फार्मूला आ जाएगा इम्प्योरिटी रिस्पांस इन टेस्ट सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय API स्टैंडर्ड रिस्पांस इनटू API स्टैंडर्ड डाइल्यूशन डिवाइडेड बाय टेस्ट डाइल्यूशन इनटू पोटेंसी ऑफ API स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय 100 इनटू एवरेज वेट डिवाइडेड बाय लेवल क्लेम इनटू 100। अभी इसमें कमी है करेक्शन फैक्टर या रिलेटिव रिस्पांस फैक्टर की, तो इनटू अगर हम करेक्शन फैक्टर लगाने वाले हैं तो इनटू करेक्शन फैक्टर होगा ऊपर यानी न्यूमरेटर में। अगर हम रिलेटिव रिस्पांस फैक्टर लगाने वाले हैं तो करेक्शन फैक्टर नहीं लगाएंगे, रिलेटिव रिस्पांस फैक्टर नीचे लगा देंगे जो कि होगा डिनोमिनेटर में। तो कैलकुलेशन फार्मूला ये हो गया। करेक्शन फैक्टर या रिलेटिव रिस्पांस फैक्टर कैसे इवैल्यूएट करते हैं ये मेरी आगे आने वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा। अगर हमें सम ऑफ ऑल इम्प्योरिटी लेना है तो सम ऑफ ऑल इम्प्योरिटी में हम इंडिविजुअल कैलकुलेशन करके उसको ऐड करके लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हम चौथे स्टैंडर्ड की। तो आइए देखते हैं क्रोमेटोग्राफिक सिस्टम में क्या क्या सोल्यूशन इंजेक्ट करेंगे। ब्लैंक इंजेक्ट करेंगे, प्लेसिबो इंजेक्ट करेंगे। अगर फॉर्मुलेशन की बात कर रहे हैं, API की बात कर रहे हैं तो प्लेसिबो इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हमने ब्लैंक इंजेक्ट किया, प्लेसिबो इंजेक्ट किया, सिस्टम सुटेबिलिटी सॉल्यूशन इंजेक्ट किया, रेफरेंस सॉल्यूशन जो कि यहाँ पर डाइल्यूटेड टेस्ट होगा, यानी कि जो टेस्ट सॉल्यूशन सैंपल सॉल्यूशन हमने बनाया है कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में उसी को हम डाइल्यूटेड फॉर्म में एज ए रेफरेंस सॉल्यूशन यूज करेंगे, यानी कि एज ए स्टैंडर्ड यूज करेंगे और इसी से कंपेयर करेंगे। तो अगर हमने रेफरेंस सॉल्यूशन मल्टीपल यानी कि रेप्लिकेट इंजेक्शन इंजेक्ट किया है तो फिर हम टेस्ट सॉल्यूशन इंजेक्ट करने के बाद ब्रैकेटिंग रेफरेंस सॉल्यूशन भी लगाएंगे और ब्रैकेटिंग सिस्टम सुटेबिलिटी सॉल्यूशन भी लगाएंगे। आइए देखते हैं डाइल्यूटेड टेस्ट एज ए रेफरेंस सॉल्यूशन या एज ए स्टैंडर्ड यूज करने के बाद हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ RS इन API या फॉर्मुलेशन कैसे करने वाले हैं। जब भी हम डाइल्यूटेड टेस्ट एज ए रेफरेंस सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड यूज करते हैं
तो जनरली फार्माकोपिया में जो लैंग्वेज दी होती है उसके 3 क्राइटेरिया होते हैं। एक तो कैलकुलेशन फॉर एनी इंडिविजुअल इम्प्योरिटी, यानी कि एनी सेकेंडरी पीक या सिंगल मैक्सिमम इम्प्योरिटी, उसकी कैलकुलेशन का फॉर्मूला दिया होगा, उसकी कैलकुलेशन के लिए लैंग्वेज दी होगी। फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं कि कैसे इवेलुएट करना है हमने। दूसरा हमें दिया होगा सम ऑफ ऑल इम्प्योरिटीज का, जब भी हम डाइल्यूटेड टेस्ट यूज करेंगे तो एनी सेकेंडरी पीक और सम ऑफ ऑल इम्प्योरिटीज। और तीसरा क्राइटेरिया जो कि जनरली दिया होता है डिसरिगार्ड एरिया का, कि कितना एरिया ऑफ रेफरेंस सॉल्यूशन का हम डिसरिगार्ड कर सकते हैं। उस टेस्ट सॉल्यूशन में जो पीक्स आई हैं उन पीक्स को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो ये 3 क्राइटेरिया दिए होते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है टेस्ट सॉल्यूशंस में जितनी पीक आई हैं सारी इंटीग्रेट हो गई, ब्लैंक की पीक को हमने हटा दिया, प्लेसिबो की पीक को हटा दिया, डिसरिगार्डेड पीक को हटा दिया। इसके बाद जो इम्प्योरिटी पीक्स बचती हैं उसमें हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा इम्प्योरिटी एरिया रिस्पांस किस पीक का है, और दैट विल बी एनी इंडिविजुअल इम्प्योरिटी या एनी सेकेंडरी पीक या सिंगल हाईएस्ट इम्प्योरिटी। यहाँ पर लैंग्वेज क्या बोल रहा है, पहला क्राइटेरिया देखिए, इन द क्रोमेटोग्राम ऑब्टेन्ड विद द टेस्ट सॉल्यूशन एरिया ऑफ एनी सेकेंडरी पीक इज नॉट मोर देन 0.5 times the area of principal peak in the chromatogram obtained with reference solution। यानी कि प्रिंसिपल पीक के एरिया के 0.5 टाइम्स के बराबर कोई इम्प्योरिटी रिस्पांस आया तो दैट विल बी 0.5%, जो कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है 0.5%। दूसरा क्राइटेरिया, द सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल द सेकेंडरी पीक is not more than the area of principal peak in the chromatogram obtained with the reference solution। अगर रेफरेंस सॉल्यूशन के प्रिंसिपल पीक के एरिया के बराबर इम्प्योरिटी का सम आ गया, सारी इम्प्योरिटीज का सम आ गया, तो ये इक्विवेलेंट होगा 1% के। तो तीसरा क्राइटेरिया, इग्नोर एनी पीक विद एन एरिया लेस देन 0.1 टाइम्स द एरिया ऑफ पीक इन द क्रोमेटोग्राम ऑब्टेन्ड विद द रेफरेंस सॉल्यूशन, यानी कि 0.1%। अगर हम हमारा रेफरेंस सॉल्यूशन में प्रिंसिपल पीक का एरिया का 0.1 टाइम्स एरिया से नीचे कोई भी पीक है तो हम उसको कैलकुलेशन में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे, उसको डिसरिगार्ड करेंगे। तो हमारे पास अब 2 चीजें बची, एनी सेकेंडरी पीक और दूसरा सम ऑफ ऑल इम्प्योरिटी। सेकेंडरी पीक के लिए फॉर्मूला हो गया सिंगल हाईएस्ट इम्प्योरिटी डिवाइडेड बाय रेफरेंस सॉल्यूशन एरिया इनटू 0.5। अब ये पूरे ब्रैकेट में आ जाएगा इनटू 0.5, क्योंकि आप इससे समझिए रेफरेंस सॉल्यूशन का 0.5 टाइम्स अगर एरिया के बराबर इम्प्योरिटी रिस्पांस हुआ तो हमारा जो क्राइटेरिया दिया हुआ है वो 0.5% हो जाएगा, इसलिए हम इसको इनटू 0.5 कर देंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। अब सम ऑफ ऑल इम्प्योरिटीज की बात करें तो सम ऑफ ऑल इम्प्योरिटीज में एरिया रिस्पांस ऑफ ऑल इम्प्योरिटीज डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल पीक रिस्पांस इन रेफरेंस सॉल्यूशन। अब ये बोलता है कि अगर इसके बराबर हो गया इनटू 1% के बराबर होगा। रेफरेंस सॉल्यूशन के एरिया के बराबर रेफरेंस सॉल्यूशन यानी कि डाइल्यूटेड टेस्ट में जो रिस्पांस आया है, अगर इस रिस्पांस के बराबर सारी इम्प्योरिटीज का रिस्पांस हो जाएगा तो ये 1% हो जाएगा, यानी कि इनटू 1%। तो कैलकुलेशन फार्मूला हो गया सम ऑफ ऑल इम्प्योरिटीज रिस्पांस डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल पीक रिस्पांस इन रेफरेंस सॉल्यूशन यानी डाइल्यूटेड टेस्ट इनटू 1। जो भी आएगा ये परसेंटेज में सम ऑफ ऑल इम्प्योरिटीज हो जाएगा। उम्मीद करता हूं रिलेटेड सब्सटेंसेस के क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन के लिए जो भी मेथड्स फार्मा इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं वो सारे आपको क्लियर हो चुके हैं। एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या लर्न किया। आरएस की कैलकुलेशन में कौन कौन से मेथड इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि एरिया नॉर्मलाइजेशन मेथड, इम्प्योरिटी स्टैंडर्ड यूज करके हम आरएस का इवैल्यूएशन करते हैं, एपीआई स्टैंडर्ड यूज करके हम आरएस का इवैल्यूएशन करते हैं, और डाइल्यूटेड टेस्ट एज ए रेफरेंस और स्टैंडर्ड यूज करके हम आरएस का इवैल्यूएशन करते हैं। हमने ये भी देखा रिलेटिव रिस्पांस फैक्टर हम कहाँ पे लगाएंगे या करेक्शन फैक्टर कहाँ पे लगाएंगे और इसकी पोजीशन कैलकुलेशन में कहाँ होगी। उम्मीद करता हूँ रिलेटेड सब्सटेंसेस की कैलकुलेशन का पूरा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो चुका है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नई लर्निंग मिली है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे कम से कम 5 फार्मा प्रोफेशनल्स को जरूर शेयर कीजिए जिन्हें इस वीडियो की जरूरत है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।